हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं और ये 6 क्लास का बुक है जिसमें हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जीवन के विभिन्न आयाम। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ और उसके बाद कौन नए लोग यहाँ पर फिर से आए। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 3700 वर्ष पहले हो गया और अगर हम ईसा पूर्व से बोले तो 1700 ईसा पूर्व। ठीक है। और यहाँ पर फिर कौन लोग आए, तो एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में आए। पश्चिमोत्तर भारत मतलब इस साइड। ठीक है। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर कुछ विशिष्ट समूह के रूप में हुई। अगर हम इसके स्रोत की बात करें कि कैसे इसके बारे में पता चलता है, तो दो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में वेद है, ठीक है, जो चार वेद जो है हमारे पास, तो उससे हम लोगों को पता चलता है। एक तो स्रोत हुआ है। पुरातात्विक स्रोत में बस्तियां, मिट्टी के बर्तन, यह सब देख के अंदाजा लगाया जाता है। वेद और वैदिक साहित्य के बारे में बात करें तो इसका काल विभाजन जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, मतलब ऋग वैदिक युग, और दूसरा है उत्तर वैदिक युग। ठीक है। ऋग वैदिक कब से कब तक, तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और उत्तर वैदिक 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। ये डेट जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वेदों की विशेषताएं। वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए गए। तो यह वेद को तो लिखा नहीं गया है। ठीक है। आजकल क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कोई विचार अगर मतलब पहुंचाना है तो हम लोग किताब लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता था, मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। इनमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति रचे गए हैं, मतलब कि एक तरह से कहें तो दोहा टाइप का होता था। तो स्तुति रचे गए हैं, प्रार्थना, मंत्र, ये सब चीज़, और लोग इन्हें कंठस्थ करके कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रखते थे। वो याद कर लेते थे और फिर अपने आने वाले बच्चों को फिर पढ़ाते थे। तो वेदों की विशेषता क्या क्या है। पहला है लिखित रूप में इन्हें बहुत बाद में संकलित किया गया। ठीक है। मौखिक रूप में ही पहले था, बाद में इसको संकलित किया गया। संकलित मतलब जमा किया गया। ठीक है। इसी कारण से इन्हें श्रुति श्रुति का सुना हुआ कहा जाता है, मतलब सुन के ही लिखा गया है। ठीक है। वेदों की भाषा क्या क्या है, तो प्राक संस्कृत है, यानी कि वैदिक संस्कृत। आज की संस्कृत से थोड़ा अलग है। आगे देखिए आर्य शब्द और उनके विरोधी। ठीक है। तो वेदों में प्रार्थनाएं रचने वाले लोग खुद को आर्य कहते थे। मतलब वेद में जो प्रार्थनाएं रचे गए हैं वह लोग अपने आप को क्या कहते थे, वह लोग कहते थे कि हम लोग आर्य हैं। ठीक है। और आर्य के विरोधी कौन होते थे, दास एवं दस्यु। जो भी उनके विरोधी होते थे उनको दास बोला जाता था या दस्यु बोला जाता था। इन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। कारण क्या है, तो ये आर्य देवता में श्रद्धा नहीं रखते। ठीक है। ये आर्य के जो देवता हैं उनमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, यज्ञ भी नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये उनके विरोधी कहलाते हैं। संभवतः वे लोग अलग भाषा भी बोलते थे, मतलब जो आर्य लोग बोलते थे वह भाषा नहीं बोलता था, कोई और भाषा बोलता था। ठीक है। और वह लोग देवताओं में भी श्रद्धा नहीं रखते थे, यज्ञ भी नहीं करते थे, तो वह लोग उसके विरोधी थे। वैदिक युग के पुरातात्विक प्रमाण। तो क्या क्या पुरातात्विक प्रमाण है, हाल के वर्षों में पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं आर्यों के संस्कृति वाले क्षेत्र में। तो बस्तियां हैं। ठीक है। लोग पशुपालक और कृषक थे। बस्तियों में क्या थे, लोग पशुपालक थे और कृषक थे। खास प्रकार की मिट्टी के बर्तन यानी चित्रित धूसर रंग के बर्तन यूज करते थे। ठीक है। इस प्रकार इस प्रकार अब हम साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से आर्य के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आपको यह दो बात याद रखना है। एक तो लोग पशुपालक थे, कृषक थे। तो ये जैसे कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो था वह गांव था, मतलब कि ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है। और ये चित्रित धूसर रंग के बर्तन जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैदिक युग के लोग कैसे बर्तन का यूज करते थे। चित्रित धूसर रंग के बर्तन, धूसर कलर था और उस पर चित्र बनाया गया था, इसलिए उसको कहते हैं चित्रित धूसर रंग के बर्तन। ठीक है। ग्रे टाइप का होता था। वैदिक साहित्य की रचना में देखिए कौन कौन से हैं, तो 4 वेद है अपने पास, ब्राह्मण ग्रंथ जो है 9 है, आरण्यक 6 है, प्रारंभिक उपनिषद की अगर हम बात करें तो 13 है, कुल उपनिषद जो है वह 8 है। ठीक है। तो यह पूरा आपको याद रखना है। वेद है 4, ब्राह्मण ग्रंथ 9, आरण्यक 6, प्रारंभिक उपनिषद 13 और कुल उपनिषद 108। आर्य कौन थे, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। आर्य ने सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास बनाया, वह पश्चिमोत्तर भारत में रहते थे। आर्य ने भारत में एक नई संस्कृति का विकास किया, उसको कहते हैं वैदिक संस्कृति। ठीक है। भारोपीय भाषा वर्ग, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। ठीक है। तो देखिए क्या है, संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा वर्ग का अंग है। भारत की भाषा, भारोपीय मतलब भारत और यूरोप की जो भाषा है उसको हम लोग भारोपीय भाषा कहते हैं। ठीक है। दोनों शब्द को मिला दिया गया है। भारत की भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। ठीक है। तो यह भारत की भाषा है। यूरोप की भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक या स्पेनिश। ठीक है। यह सब जो है यूरोप का भाषा, यह सब भाषा जो है इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह
इनके कई शब्द एक ही समान के हैं, ठीक है, मतलब एक ही समान ये सब भाषा का जो शब्द है उसको एक ही टाइप से बनाया गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ दिया भी है। संस्कृत में क्या है, मातृ, हिंदी में माँ, अंग्रेजी में मदर और जर्मन में मेटर, ठीक है। तो ये सब देखिए एक ही तरीके से बनाया गया है, माँ से ही। आगे देखिए, वैदिक आर्यों का बसाव और जीवन, ठीक है। तो आर्यों का बसाव कहाँ था, आर्य कई समूह में भारत आए थे, ठीक है, या एक समूह नहीं था, कई समूह में वो भारत आए थे। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल जो था वह सप्त सैंधव था, ठीक है। सप्त सैंधव का मतलब अपने निवास स्थान को सप्त सैंधव का कहते थे, ठीक है। सप्त सैंधव क्या है, वर्तमान का पंजाब क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला के, जैसे यहाँ पर देखिए भारत है, इधर भारत है, इधर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर पंजाब दोनों साइड है, ठीक है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। तो दोनों साइड का एरिया मिला के वर्तमान का जो पंजाब क्षेत्र है उसी को सप्त सैंधव कहते हैं, जरूर याद रखिएगा कि वर्तमान के पंजाब क्षेत्र को सप्त सैंधव कहते हैं। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक युग में विस्तार। तो उसके बाद क्या हुआ, या तो ऋग वैदिक काल का कहानी था कि वह वहाँ पर आकर बसे हुए थे, उसके बाद उनका विस्तार कैसे हुआ। तो सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़कर आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए, ठीक है। कि पहले देखिए आए किधर से थे, यहाँ रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे, यह ऋग वैदिक काल का टाइम है, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे इधर गंगा के दोआब साइड आ गए थे। कब आए थे, उत्तर वैदिक युग में। शतपथ ब्राह्मण यानी उत्तर वैदिक स्रोत से पता चलता है कि आर्य लोग गंडक नदी यानी बिहार, उत्तरी बिहार तक फैल गए थे, गंडक नदी तक पहुंच गए थे वो। किससे पता चलता है, तो शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण से, वो हम लोग 6 ब्राह्मण देखे थे ना, उसी में से था एक शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो उत्तर वैदिक स्रोत है, एक उत्तर वैदिक काल का स्रोत है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। यानी कि उत्तर वैदिक काल के बारे में कैसे पता चलता है, तो शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है, ठीक है। उससे यह पता चला है तो गंडक नदी तक ये आर्य लोग उत्तर वैदिक काल में फैल गए थे। उसके बाद यहाँ देखिए ऋग वैदिक काल के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो पहले तो काल मतलब कब से कब तक था वो याद रखिए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था। गाय की महत्ता बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, मतलब गाय बहुत महत्वपूर्ण था। जिसके पास अधिक गाय होती थी वह उसे धनी माना जाता था। गाय लेन देन का साधन भी गाय था, ठीक है, एक तरह का मुद्रा था वो, ठीक है। गाय प्राप्त करने के लिए लोग कबीलों में लड़ाई होता था, एक कबीला दूसरा कबीला लड़ाई करते थे। उसके बाद राजन, ठीक है, राजन मतलब नेता, ठीक है, राजा को बोला जाता है। कबीले का सरदार जो गौधन की रक्षा करता था, ठीक है। कबीले का जो सरदार होता था मतलब जितना भी गाय है उसकी वो रक्षा करता था। चुनाव बहादुर एवं कुशल योद्धा का मतलब चुनाव किया जाता था, किसके लिए, राजा बनने के लिए। वह स्थायी राजा नहीं था, मतलब वैसा कुछ निश्चित नहीं था कि यही हमेशा रहेगा और इसी का बेटा हमेशा बनता रहेगा। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर शासन नहीं करता था, कोई उसका निश्चित क्षेत्र नहीं था, ठीक है। जनपद, राष्ट्र, राज्य जैसे शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत कम मिलता है, मतलब इस तरह का वर्ड जो है बहुत कम मिलता है, इस तरह का वर्ड ऋग्वैदिक काल में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सा था, तो विधत, ठीक है। विधत जो था आम लोगों की सभा थी, ठीक है, विधत आम लोगों की सभा थी। बाद में विधत का महत्व घटा और इसकी जगह किसने ले ली, सभा और समिति ने ले ली, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द था, संस्था था विदत, ठीक है। विदत जो था वो आम लोगों की सभा होती थी, विदत बाद में उसका महत्व घट गया और उसकी जगह कौन ले लिया, सभा और समिति, ठीक है। सभा मतलब क्या होता था, प्रतिष्ठित लोगों की संस्था, और समिति मतलब आम लोगों की संस्था, ठीक है। राजा को इन संस्थाओं में भाग लेना अनिवार्य था। तो सभा और समिति दोनों में राजा जो होता था भाग जरूर लेता था। यह जरूर याद रखिएगा कि सभा किसके लिए था, प्रतिष्ठित लोगों के लिए, समिति आम लोगों के लिए। पहले क्या था, विदत था, ठीक है। चलिए ऋग्वैदिक काल के बारे में और देखते हैं। महिलाएं भी इन बैठकों में भाग लेती थी, यह जो सभा और समिति था उसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। कार्य क्या था, राजा को चुनाव करना, युद्ध में प्राप्त जो भी धन था उसका बंटवारा करना, युद्ध निर्णय एवं सैनिक कार्यों में सहयोग देना, ठीक है। मतलब जो भी युद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी उनका वहाँ पर बातचीत होता था। ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन देखते हैं। तो आर्थिक जीवन मुख्य पेशा था पशुपालन, जैसे कि देखिए जाए गाय बहुत महत्वपूर्ण थी। आर्यों को चारे की तलाश में बार बार स्थान बदलना पड़ता था, बहुत सारा गाय रखे थे तो उसके लिए चारा भी ढूंढना था, तो चारे की तलाश में वो अलग अलग जगह जाते रहते थे। किसी क्षेत्र पर अस्थायी अधिकार नहीं था, ठीक है। तो उनका राजा भी जो रहता था वह किसी एक क्षेत्र पे राज नहीं करता था, क्योंकि उस क्षेत्र पे वह राजा बनेगा वह क्षेत्र वाले लोग आगे बढ़ जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, तो फायदा क्या है, तो वह कबीलों के राजा होते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में कृषि देखिए क्या था, खेती बहुत कम होती थी, ठीक है। कुछ प्रमाण बताते हैं कि वे जौ यानी कि यव की खेती करते थे। जौ कम समय में पकने वाली फसल थी इसलिए आसान था, क्योंकि वह ज़्यादा लंबा समय तक तो एक जगह पर टिकते नहीं थे। गेहूं आदि फसलें स्थानीय निवासियों यानी दास से प्राप्त कर लेते थे, तो उनके जो विरोधी थे दास, ठीक है, उनसे वह गेहूं जो होता था वह प्राप्त कर लेते थे, बदले में दूध, घी और अन्य वस्तुएं उसे दे देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो ऋग वैदिक काल में पशु की अगर हम बात करें तो गाय के अतिरिक्त कौन कौन सा था, भेड़, बकरियां, घोड़े भी पाले जाते थे। शिल्प की अगर हम बात करते हैं तो ऋग वैदिक काल में शिल्प का कम वर्णन है, ठीक है। शिल्प कला जो होता था वह सबका कम वर्णन है, एक जगह पर जब स्थायी रहता है लोग तब ये सब काम करता है। शिल्पकार, चर्मकार, बढ़ई, धातुकर्मी, कुम्हार, ये सब कुछ कुछ था, लेकिन इसका कम वर्णन है, ठीक है। बढ़ई, धातुकर्मी, रथकार, रथ निर्माण में महत्वपूर्ण थे, ठीक है। घोड़े से जुते हुए रथ युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते थे, ठीक है। मतलब कि जो घोड़ा का बना हुआ जो रथ होता था वह युद्ध में उसको ले जाया जाता था, तो रथ निर्माण तो करना था, ठीक है। उसके बाद बुनाई, यानी महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू शिल्प थे, बुनाई करना, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ काम था, लेकिन ये सब कम होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता था। चलिए अब हम लोग ऋग वैदिक काल के धार्मिक जीवन देखते हैं। तो लोगों का जीवन जो था प्रकृति पर आधारित था। प्रमुख देवता कौन कौन से थे, इंद्र थे जो कि युद्ध के देवता कहलाते थे, अग्नि आग के देवता, सोम जो होते थे एक पौधा था जिसमें से मध जैसा पेय पदार्थ बनता था, ठीक है। तो ये तीनों जरूर याद रखना है आपको। सामाजिक जीवन कैसा था, तो आर्यों के आगमन पर समाज 3 वर्गों में बटा था, ठीक है। पहला योद्धा, दूसरा पुरोहित और फिर जनसाधारण, ठीक है। योद्धा कौन होता था, जो लड़ाई करने के लिए जाएगा, उसमें राजा भी आ जाएंगे, ठीक है। पुरोहित कौन होगा, जो पंडित उन्नत होता है, ठीक है। और साधारण तो जनमानस जो होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद के अनुसार उस समय वर्ग भेद गहरा नहीं था, ठीक है। वर्ग भेद मतलब आजकल जैसे कहते हैं ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, इतना ज़्यादा गहरा रूप में नहीं था, एक ही घर में सब लोग रह सकते थे, ठीक है। अब उनके काम पर निर्धारित होता था कि वह कौन से वर्ग में आएंगे, ठीक है। तो जो अगर ब्राह्मण वाला काम कर रहा है तो उसको वह ब्राह्मण में चला जाएगा, कोई कुछ काम कर रहा है, मतलब एक ही घर में चारों तरह के लोग रह सकते थे। पुरुषोक्त ऋग्वेद का मंत्र है, इसमें 4 वर्णों की कल्पना की गई। ऋग्वेद में जो बहुत सारा मंत्र दिया हुआ है उसमें से एक पुरुष सूक्त है, ठीक है। तो यह जरूर याद रखना है किसमें 4 वर्णों की कल्पना है, तो पुरुष सूक्त में, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उस काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह स्थापित नहीं हुई थी, ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हो गया था। ऋग्वैदिक काल में और एक बात देखिए, विशेष क्षेत्रीय शब्दावली, ठीक है, क्या थे, तो सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का मतलब क्या होता है, सिंधु नदी और उसके 5 सहायक नदी के बारे में, सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती और दृश्यवती, ठीक है। इसलिए इसको सप्त सैंधव कहें, मतलब 7 नदियों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन कौन सा है, सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती और दृश्यवती, ठीक है। ये 7 नदियों के बारे में बात हो रहा है। ऋग्वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब, गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र को गंगा यमुना दोआब कहते हैं, ठीक है। दोआब क्या होता है, मान लीजिए गंगा नदी बह रही है और ये इधर यमुना नदी बह रही है, तो इस क्षेत्र को दोआब कहेंगे, ठीक है। बीच का जो क्षेत्र है, ये नदी को आप भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 नदियों का बीच का जगह दोआब। कबीला किसको कहते हैं, एक वंश या परिवार के कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। जितनी भी पीढ़ी आएगी वह एक साथ रहेंगे, तो उसी को कहते हैं कबीला, ठीक है। आर्यों का जीवन परिवर्तन, ठीक है। अब यह उत्तर वैदिक काल में हम लोग पहुंच गए हैं, 1000 से 600 ईसा पूर्व, जरूर याद रखिएगा इस टाइमिंग को। आर्यों का जीवन और परिवर्तन, तो इस काल में क्या हुआ, बहुत सारा परिवर्तन आया। इस काल में उत्तरी भारत में बड़े बदलाव आए, ठीक है। किधर, उत्तरी भारत में बड़े बदलाव आए। आर्यों ने पशुपालन की जगह खेती मुख्य पेशा बना लिया था। पहले क्या था, गाय महत्वपूर्ण थी और वह लोग पशुपालन करते थे, लेकिन अब क्या मुख्य पेशा बन गया, खेती। अब वे एक स्थान पर अस्थायी रूप से बसने लगे। कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया, मतलब खेती करने के लिए तो बसना पड़ेगा। अब वह निश्चित क्षेत्र जो था वह तय हो गया कि इसी क्षेत्र में रहेंगे। इस काल में लौह युग की शुरुआत हुई। उत्तर वैदिक काल में ही क्या हुआ, लौह युग की शुरुआत हुई। पहले लोह का प्रयोग युद्ध के अस्त्र शस्त्र में हुआ, ठीक है। युद्ध के अस्त्र शस्त्र में लोहे का प्रयोग किया जाना, बाद में कृषि और अन्य आर्थिक कार्यों में, ठीक है। पुरा स्थलों की अगर हम बात करें तो हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा से लोहे के अस्त्र शस्त्र के मतलब मिले हैं, ठीक है। तो यह सब आपको जगह याद रखना है, कहाँ कहाँ से अस्त्र शस्त्र मिला है लोहे का, तो हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। तो शस्त्र मिला है वहाँ से, अस्त्र शस्त्र लोहे का। आगे देखिए, आर्यों का जीवन में परिवर्तन कैसे कैसे आया, और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि मकान और बर्तन की बात करें तो लोग कच्चे मकानों में रहते थे, जैसे कि हम बताएं कि वह ग्रामीण सभ्यता थी, तो लोग कच्चे मकानों में रहते थे। छत जो था वह फूस और सरकंडे का बना हुआ था, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इस काल की विशेषता थी चित्रित धूसर पात्र, ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा। आर्यों के जीवन और परिवर्तन में और इसमें कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं। इन बर्तनों पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकार की चित्रकारी होती थी। सरल रेखा मतलब जैसे मान लीजिए कि घड़ा है, 1 मिनट, यहाँ ले लीजिए, जैसे कि एक घड़ा है, ठीक है, पॉट है, तो इसमें सरल रेखा ऐसे ऐसे हो सकता है, इस तरह का। ज्यामितीय मतलब इस तरह का कुछ कुछ पेंटिंग बना हुआ रहता था, ठीक है, इस तरह का जो भी।
तो यह ज्यामितीय चित्रकारी होती है। इसका प्रमाण है कि लोग अब अस्थायी जीवन जीने लगे थे। बर्तन वर्तन इकट्ठा करने लगा, इसका मतलब क्या है कि लोग अब अस्थायी जीवन जी रहे थे। आगे देखते हैं राजनीतिक जीवन क्या था। ऋग वैदिक छोटे छोटे जन कबीले से मिलकर एक बड़ा जनपद बन गया था। ठीक है, छोटा छोटा जन था, यह सब मिलकर क्या हुआ, एक बड़ा जनपद बन गया। ठीक है, यहाँ अगर हम पुरु प्लस भरत जन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे पुरु प्लस भरत यह दोनों मिलके एक बन गया था कुरु जनपद। ठीक है, दूरवश और क्रीवी जन यह दोनों मिला के पंचाल जनपद बन गया था। बड़े यज्ञों से राजा प्रतिष्ठित होते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, तब वहाँ पर राजा को बिठाया जाता था। तो यह दोनों बात याद रखना है कि कुरु जनपद किन दोनों से मिलकर बना है, तो पुरु और भरत जन। उसके बाद पंचाल जनपद, तो यह बना है दूरवश और क्रीवी जन से मिलके। ठीक है, तो छोटे छोटे जन मिलके जनपद बन गए। अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानते होंगे कि एक घोड़ा होता था राजा का, राजा के सैनिक की देखभाल में छोड़ दिया जाता था। ठीक है, यदि कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोकेगा तो उसके साथ युद्ध किया जाता था। यदि घोड़ा जा रहा है और उसे कोई राजा रोका नहीं, तो इसका मतलब कि मान लिया जाता था कि वह राजा जो जिसका घोड़ा है वह ज़्यादा शक्तिशाली है। यज्ञों के समय राजा की विजय और गुणों की गणना होती थी। ठीक है, जब यज्ञ किया जाता था तो राजा के जितने भी गुण होते थे, उनका जितना भी युद्ध उन्होंने जीता है, उन सब का गुणगान किया जाता था। तो सामाजिक जीवन देखते हैं। इस काल में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, केवल ऋग्वेद की रचना हुई, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, इन सब का हुआ। ठीक है, समाज कई समूहों में बट गया। ठीक है, पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाला, यह सब कुछ बहुत सारा बट गया था, बहुत सारे वर्गों में बट गया था। पहले तो 4 ही वर्ग था, इसमें बहुत सारा वर्ग बट गया। उसके बाद देखते हैं पुरोहित और योद्धा जो था वह कैसा था, तो वह वैभवशाली था। ठीक है, मतलब बहुत सारा उसके पास पैसा था। कृषक और व्यापारी धनवान थे, और पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछुआरे ये सब निर्धन थे। ठीक है, गरीब था ये लोग। उसके बाद देखते हैं वर्ण व्यवस्था कैसा था। पुरोहितों ने समाज को 4 वर्गों में बांट दिया था। पहला था ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण का कार्य क्या था, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना, बदले में उपहार प्राप्त करना। ठीक है, आज भी वैसे ही होता है, ब्राह्मण पूजा कराते हैं, फिर उनको उपहार दिया जाता है। उसके बाद क्षत्रिय का कार्य क्या था, उनका कार्य था युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना। वैश्य का कार्य था कृषक, पशुपालक, व्यापारी, ये सारे लोग आते थे उसमें। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, क्षत्रिय को भी यज्ञ नहीं करेगा और वैश्य भी यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ कौन करेगा, तो ब्राह्मण केवल करेगा। शूद्र का क्या काम था, तो अन्य जितने भी 3 वर्ग अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, उन सब की सेवा करना। महिलाओं को भी लगभग शूद्रों के समान ही माना जाता था, क्योंकि महिलाएं भी क्या करती थी, बाकी लोगों का सेवा करती थी। ठीक है, अपने जो पति होते थे, सास ससुर होते थे, सबका मतलब कि वह सेवा करती थी, विशेषकर जो पति होते थे। ठीक है, तो उनको भी शूद्रों में ही शामिल किया जाता था। महिलाओं और शूद्रों को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, वर्ण जन्म आधारित माना जाता था। ठीक है, मतलब कि जो ब्राह्मण में का बेटा है वह ब्राह्मण ही होगा, कोई मतलब नहीं है कि वह पूजा पाठ करवाए या ना करवाए, आज भी वही होता है। तो आज का जो आप ढांचा देखते हैं ना, उसी तरह का उस समय भी था। यह कब की बात हो रही है, तो उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होते थे। आर्यों का और देखते हैं कुछ कुछ चीजें, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो आर्थिक जीवन क्या क्या था, तो प्रमुख धंधा क्या था, कृषि करना, जो कि पहले था पशुपालन, वह अब कृषि हो गया था। खेती के लिए जंगल जलाकर कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को सफाई की जाती थी। लोहे के फाल से गहरी जुताई की जाती थी। लोहा तो आ ही गया था। ठीक है, आगे देखिए कृषि तकनीक, जुताई, बुआई, कटाई और ओसाई। ओसाई क्या होता है, वो मतलब कि जो फसल होता है उसमें से जितना भी कचरा होता है उसको, फसल काटने के बाद जो उसको कचरा हटाया जाता है, उसी को कहते हैं ओसाई। ठीक है, तो फसलें क्या क्या थी, धान, जौ, गेहूँ, जौ, दाल, गन्ना, कपास लिखना चाहता था, कपास, तिल, सरसों। ठीक है, तो यह सब चीज़ क्या था, वह सब चीज़ उगाया जाता था। आगे देखिए, तो धार्मिक जीवन देखें तो 2 धाराएं दिखती है। पहला है कर्मकांड। ठीक है, यज्ञ प्रधान, बड़े यज्ञ होते थे, जैसे कि अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय, ये सब यज्ञ होता था। उद्देश्य क्या था, देवताओं को प्रसन्न करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, राजा का प्रभुत्व स्थापित करना। तो यज्ञ कब करवाया जाता है, जब देवताओं को प्रसन्न करना हो। ठीक है, या कोई फसल उसल लगाए लेकिन अब कृषि का उत्पादन बढ़ाना हो, उसके लिए पूजा होता था। राजा का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, जैसे अश्वमेध यज्ञ जो होता था वह होता था राजा का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। यज्ञ करने के लिए पुरोहित की आवश्यकता होती थी। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां बताई गई। ठीक है, तो याद रखना है कि यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां बताई गई है, यजुर्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा, यज्ञ की विधियां यजुर्वेद में। आगे देखिए,
ज्ञान मार्ग उपनिषद के बारे में देखते हैं। तो आत्मा, परमात्मा, मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों की खोज। तो उपनिषद में क्या क्या लिखा हुआ है, वह ज्ञान के बातें लिखी हुई है, ठीक है, कि आत्मा कहाँ से आया, आत्मा का क्या है, आत्मा, परमात्मा, मृत्यु कैसे होता है, क्यों होता है, यह सब जो मतलब बहुत डीप जो होता था अध्ययन, उन सब विषयों में यहाँ पर खोज किया गया, ठीक है। अद्वैत सिद्धांत, आत्मा और परमात्मा एक ही है। अद्वैत सिद्धांत क्या है कि दो नहीं है कुछ भी। अद्वैत मतलब दो नहीं है, द्वैत मतलब दो होता है, ठीक है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, तो आत्मा और परमात्मा जो है एक ही है, ठीक है। तो यही अद्वैत सिद्धांत में बताया गया। शिक्षा क्या क्या है, तो शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, लिखित उस समय भी नहीं था। विद्यार्थियों को वेदों को कंठस्थ कराया जाता था, वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता था, ठीक है। उसके बाद विषय वेद, गणित, व्याकरण। विद्यार्थी जो होता था गुरु के आश्रम में लगभग 12 वर्ष तक रहते थे, याद रखिएगा 12 वर्ष तक रहता था। आर्यों का जीवन और परिवर्तन में इसमें और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं। इमाम गांव के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ताम्रपासानी बस्ती है एक, इमाम गांव। स्थान कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के घोड़ नदी के तट पर है। स्थान जरूर याद रखिएगा। समय 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यह ईसा पूर्व के बारे में दिया हो, और यह डायरेक्ट अगर हम देखेंगे अभी से, तो ठीक है, तो 3600 से 2700 साल ईसा पूर्व, ठीक है। यह संस्कृति वैदिक आर्यों के समकालीन थे, मतलब जब वैदिक आर्य चल रहा था उसी समय यह भी संस्कृति चल रहा था। इमाम गांव यानी ताम्रपासानी बस्ती, ठीक है। तो ये टाइमिंग मतलब जो टाइम पीरियड है, और यहाँ टाइम पीरियड और कहाँ पर था, महाराष्ट्र के घोड़ नदी के तट पर। तो ये सब याद रखना है। आगे देखिए विशेषताएं क्या है ताम्रपासानी मतलब इमाम गांव का। तो मिट्टी की झोपड़ियाँ, छत जो थी फूस की थी, गारे से लिपी हुई, और बर्तन जो था नारंगी रंग के थे, ठीक है। वहाँ पर चित्रित धूसर पड़े थे, यहाँ नारंगी रंग के बर्तन थे जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई थी, ठीक है। मतलब नारंगी रंग का बर्तन है, उस पर आकृति बना हुआ है इस तरह का काले रंग से, ठीक है। खेती जौ, गेहूँ, मटर, मसूर, धान, ये सब चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए आर्यों का जीवन और परिवर्तन में और भी चीज़ें हैं कुछ कुछ। तो पालतू पशु जो है गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, ठीक है, ये सब पालतू पशु है। खुदाई में मिली हड्डी जो है उससे पता चलता है, ठीक है, कि ये सब लोग पाले गए थे उस समय, या वह सब जानवर भी होते थे। कई हड्डियों पर काटे निशान है, ठीक है। तो मतलब कटा हुआ निशान है, इसका मतलब कि वह लोग पशु काट कर खाते थे, मांसाहारी लोग थे। मृतकों को दफनाना में, तो सबसे बड़ा मकान है बस्ती के बीच में, आंगन में एक व्यक्ति को मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया। यह सब किसकी बात हो रही है, यह इमाम गांव की बात हो रही है, ठीक है। इमाम गांव में ये सब चीज़ होता था। तो आंगन में एक व्यक्ति को मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया है, ठीक है। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, मतलब कि मान लीजिए कि मृतक को यहाँ पर दफनाया गया है, तो उसके साथ एक मिट्टी 2-4 मिट्टी का बर्तन भी डाल दिया जाता था, शायद यह मान करके कि वह खाना पीना खाएगा वहाँ पर। कब्रों से औजार, हथियार, गहने भी मिले हैं, ठीक है। तो वह लोग शायद ऐसा मानता हो कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो यहाँ पर क्या है, चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।